हेलो एवरीवन, दिस इज मी तुलिका फ्रॉम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। और आज के इस सेशन में हम करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च। सो अगर आप भी जनवरी 2025 में यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं तो इन क्वेश्चंस को मेरे साथ जरूर से सॉल्व कीजिए और इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए। सो एक मेजर पोर्शन ऑफ रिसर्च आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। सो लर्नर्स, इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और ये मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो है, इट इज अबाउट अ रिसर्च स्टडी जिसमें हम 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की स्टडी करना चाह रहे हैं और उसको हम अलग अलग एस्पेक्ट को स्टडी करना चाह रहे हैं, जैसे कि जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड लोकस ऑफ कंट्रोल ऑन स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस, जो कि सोशल स्टडी में हम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हम मेजर करेंगे इंटरवल स्केल यूज करते हुए। तो इनमें से हमें कौन सा स्टेटिस्टिकल टेक्निक यूज करना है जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो इसमें पहली बात तो ये निकल के आती है कि हमारे पास इस क्वेश्चन में आईवी का जो मेंशन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मेंशन है, वो है 3। तो जब भी हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं तो हम टी टेस्ट लगाते हैं, और जब 3 ग्रुप होते हैं तो हम क्या लगाते हैं। आप लोग ने अनोवा पढ़ा है, बट अनोवा के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, एफ टेस्ट यूज करते हैं। तो जब भी हमारे पास 2 से अधिक यानी कम से कम 3 ग्रुप्स होते हैं और उसमें हम अलग अलग चीजों को स्टडी करते हैं, उनके प्रभाव को स्टडी करते हैं, इंटर रिलेटेबिलिटी को स्टडी करते हैं, तो हम लगाते हैं एफ टेस्ट। राइट। सो टी टेस्ट, जिसको हम स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं, वो यूज किया जाता है 2 ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करने के लिए, और एच टेस्ट हमारा हाइपोथेसिस टेस्ट है। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एफ टेस्ट, जो कि एफ टेस्ट करने के बाद हम लोग अनोवा लगाते हैं। तो अगर आप क्रोनोलॉजिकली समझें तो सबसे पहले आता है टी टेस्ट, उसके बाद आता है जेड टेस्ट, उसके बाद आता है एफ टेस्ट, और उसके बाद आता है अनोवा। ठीक है। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती है वैसे वैसे हम इन टेस्ट्स को लगाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना, ये सारे हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट्स हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट तब काम करेंगे जब आपकी सारी अजम्पशन फुलफिल हो जाएंगी। आपका जो डेटा है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में फॉलो करेगा, आपने जो सैंपल पिक किया है वो रैंडमाइजेशन को अगर फॉलो करेगा, और अगर आपके डिफरेंस जो वेरिएंस है वो भी बिल्कुल स्टैंडर्डाइज तरीके से है, ओनली इन दैट केस यू कैन अप्लाई पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ केस स्टडी रिसर्च। अब हम जब केस स्टडी करते हैं तो केस स्टडी हम या तो एक इंडिविजुअल पर्सन पे कर सकते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन पे कर सकते हैं। राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन के मेन थीम को देखना है कि केस स्टडी रिसर्च के बारे में पूछ रहा है और कौन से डिस्टिंक्टिव फीचर के बारे में पूछ रहा है। तो क्या हम केस स्टडी में जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं, क्या हम एक डिटेल केस हिस्ट्री प्रेजेंट करते हैं, क्या हम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उस केस की करते हैं, या हेल्प करते हैं एक कोई प्रॉब्लम ऑफ द केस को सॉल्व करने की। तो जैसा कि हम जानते हैं केस स्टडी में हम क्या करते हैं, एक चीज को हर डायमेंशन से स्टडी करते हैं, उनके डिफरेंट अट्रीब्यूट्स को स्टडी करते हैं। अगर एक इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हैं, एक मान लीजिए पब्लिक फिगर है जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, तो उनके सोशल लाइफ को, उनकी फाइनेंशियल सेटअप्स को, उनके पर्सनल लाइफ को, उनकी किस तरह से उन्होंने अपना प्रोफेशनल चीजों को मैनेज किया है, उन सभी चीजों को जब स्टडी करते हैं बहुत डिटेल में, तो होती है हमारी केस स्टडी। तो जब भी केस स्टडी की जाती है तो आपको किसी भी केस की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को समझना होता है। जनरलाइजेशन हम क्वांटिटेटिव स्टडीज में करते हैं, क्वालिटेटिव में कंटेक्चुअल जनरलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अब इस तरह के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर बार पूछे जाते हैं, या तो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, और इसमें जो ऑप्शंस आते हैं वो कई बार बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, वो क्वालिटेटिव की तरफ जाएंगी और कुछ जाएंगी क्वांटिटेटिव की तरफ। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, पर्सपेक्टिव बेस्ड, इंडक्टिव, मीनिंग गिविंग, हाइपोथेसिस बेस्ड, डिडक्टिव, टेस्टिंग। Deductive come inductive based approach and generalization, and deductive inquiry with focus and hypothesis. So अब हम क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव में क्या चीज की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले पर्सपेक्टिव की जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्वालिटेटिव में हम इंडिविजुअल अप्रोच लेके चलते हैं और इसी वजह से हम इंडक्टिव अप्रोच पे काम करते हैं। जो भी हमने अपने पास डेटा कलेक्ट किया है क्वालिटेटिव फॉर्म में, जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आना चाहिए। क्वांटिटेटिव में हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्वांटिटेटिव में हमारे नंबर्स ही सब कुछ बता देते हैं, बट क्वालिटेटिव में हमारे पास जो डेटा होता है वो बहुत रिच होता है और उससे हमें कुछ ना कुछ मीनिंग डिराइव करना होता है। तो ये हमेशा पर्सपेक्टिव यानी कि परिप्रेक्ष्य पर आधारित होगा, आगमनात्मक होगा, यानी कि आपने इंडिविजुअल चीजों को देखा है, ऑब्जर्व किया है, रिपोर्ट किया है और उसमें से निकाला है मीनिंग। इसमें से अगर हम देखें हाइपोथेसिस बेस्ड, डिडक्टिव और टेस्टिंग, ये हम क्वांटिटेटिव पैराडिग्म में करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है, अ टीचर रिसर्चर हैज ऑब्टेन डेटा फ्रॉम अ क्वेश्चनर, जो कि टीचर्स और हेड टीचर्स के लिए यूज किया गया है, और वहां पे एक कंटिजेंसी टेबल लगाया गया जो कि 3x3 का है। ठीक है, सो 3x3 का हमने एक कंटिजेंसी टेबल लगाया है, उसमें हम एंजाइटी और अवेयरनेस को चेक करना चाहते हैं। तो इसमें कौन सा स्टेटिस्टिकल टेस्ट लगेगा? तो जब भी हम कंपेयर करते हैं, रेशियो में लाते हैं, और खास करके अगर कंटिजेंसी टेबल इसका कीवर्ड है, तो हम क्या यूज करते हैं? काई स्क्वायर। काई स्क्वायर में क्या किया जाता है? काई स्क्वायर में हम लोग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वर्सेस ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को देखते हैं कि आपने एक्सपेक्ट किया था और आया क्या। तो पहले हम अपने जो हमारा जो कंटिजेंसी टेबल बनता है उसमें हम डाल देते हैं एक्सपेक्टेड, और फिर फाइनली आपने जो डेटा कलेक्ट किया उसके आधार पर हम निकालते हैं कंटिजेंसी टेबल पे, इसको बैठाते हैं और काई स्क्वायर टेस्ट को निकालते हैं। ठीक है, इसके सारी ऑप्शंस एक बार और समझ लीजिए। सो काई स्क्वायर में एक और चीज को आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग जो एसोसिएशन देखते हैं वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में देखते हैं, यानी कि हमने क्या किया हुआ है, जैसे एंजाइटी लेवल है तो उसके कैटेगरीज बनाई हुई है। ठीक है, सो ये कोई भी तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं, मगर इनको हम कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट, अगर हम ऑप्शंस अगर बाकी सारे देखें तो विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट है, इसमें हम लोग रैंक की बात करते हैं। आपकी कोई चीज की प्रेफरेंस हो सकती है, सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि आपको न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर पसंद है, तो आप इसमें रैंकिंग दे सकते हैं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया को आप पहला रैंकिंग दे सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स को तीसरा रैंकिंग, और पाइनियर को दूसरा और तीसरा रैंकिंग। तो इस तरह के जहां रैंक या प्रेफरेंसेस देखे जाते हैं, तो ये हमारा होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, और हम वहां यूज करते हैं विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस जो होता है, ये रैंक के बीच का डिफरेंस निकालने में मदद करता है, क्योंकि ये एक तरह की कोरिलेशनल स्टडी है। सो जब हम कोरिलेशनल स्टडीज को पैरामेट्रिक लाइंस पे करते हैं तो हम पियर्सन लगाते हैं, और कोरिलेशन को जब हम नॉन पैरामेट्रिक लाइंस पे करते हैं तो हम रैंक कोरिलेशन यानी कि स्पीयरमैन रैंक को यूज करते हैं। एक और इसमें कंसेप्ट है ईटा कोएफिशिएंट का। तो ईटा कोएफिशिएंट मदद करता है आपको ये बताने में कि जो आपका कोई भी कैटेगोरिकल वेरिएबल है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, वो सेक्स हो सकता है, ऑक्यूपेशन हो सकता है, उसके बीच में कितना उसका जो एसोसिएशन का स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, तो कोई भी एक आपका जो वेरिएबल स्टडी का होता है, चाहे वो हम वेट की बात करें, इनकम की बात करें, तो हम इनके बीच में स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन जब चेक करते हैं तो हम ईटा कोएफिशिएंट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the research is done to find out behaviors and attitude by analyzing existing records and other materials, it is known as। अगर हमने एक ऐसी रिसर्च की है जिसमें हम पहले के बिहेवियर्स और एटीट्यूड एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड से निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम किस तरह की रिसर्च कहेंगे? पास्ट रिसर्च, नॉन ऑब्जर्वेशनल, नॉन पार्टिसिपेंट और आर्काइवल। तो इसमें जो की टर्म है वो है आर्काइव। आर्काइव से निकालने वाली यानी कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स और अदर मटेरियल्स। तो ज्यादातर हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च जो है, हिस्टोरिकल रिसर्च एक मेथड भी है, हिस्ट्री में ज्यादातर ये रिसर्च की जाती है, डिफरेंट सोशल साइंसेज में भी की जाती है हिस्टोरिकल मेथड से रिसर्च। और इसमें हम दो चीजों को देखते हैं, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म। राइट, तो हम बेसिकली निकालते आर्काइव से ही हैं, पास्ट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को एनालाइज करते हैं, एंड देन वी कैरी आउट द प्रेजेंट रिसर्च। Next question. The research participants are described in detail in which section of the research plan? अब अगर आप रिसर्च करने जा रहे हो और आपने एक अच्छा सा रिसर्च प्लान बनाया है, अब आपके पॉपुलेशन भी होगा, आपका सैंपल भी होगा, तो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स क्या है? रिसर्च पार्टिसिपेंट्स है आपका सैंपल जिसको आपने एक वेल डिफाइंड पॉपुलेशन से निकाला है। ठीक है, तो जो भी आपका ऑपरेशनल डेफिनेशन है पॉपुलेशन का, उससे आपने अपना एक सैंपल को निकाला है। तो इस सैंपल के बारे में डिटेल में आप किस सेगमेंट में डालेंगे? क्या आप उनके बारे में इंट्रोडक्शन में देंगे, मेथड में देंगे, डेटा एनालिसिस या डिस्कशन में? जैसा कि हम जानते हैं, शुरुआत में जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो वी टॉक अबाउट द बैकग्राउंड स्टडीज, कि आप जो टॉपिक कर रहे हो उसका बैकग्राउंड क्या है, फोरग्राउंड क्या है, थ्रेशोल्ड क्या है। देन वी मूव टू द लिटरेचर रिव्यू, कि आपने ये जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं उसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कैसे बनाया है, और उसके बाद आते हैं मेथडोलॉजी पे या मेथड पे। तो मेथड पे आप डिफाइन करते हैं कि आपका पॉपुलेशन कौन है, और उसी पॉपुलेशन से आप अपना एक वेल डिफाइंड सैंपल को डिराइव करते हैं। तो सैंपल होते हैं आपके रिसर्च पार्टिसिपेंट, और इस वजह से मेथड विल बी योर राइट आंसर। Next question. Which of the following is not considered the duplicate submission of previously published content? अगर आपने कोई पहले कंटेंट प्रेजेंट किया है, ठीक है, और उसको आप दोबारा से करेंगे, अगर करेंगे तो इनमें से किसको हम नहीं कंसिडर करते हैं कि वो आपका डुप्लीकेट सबमिशन है? तो अगर आपने पोस्टर
पहले प्रीवियसली किसी मीटिंग में प्रेजेंट किया है, या आपने मान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंट किया है किसी मीटिंग में, या एब्स्ट्रैक्ट आपने पब्लिश किया है किसी मीटिंग प्रोग्राम में। इसमें मैं आपको कुछ और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। एंड कंप्लीट मैन्यूस्क्रिप्ट प्रीवियसली पब्लिश्ड इन अ मीटिंग प्रोग्राम। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है, चूंकि आप देख सकते हैं कि 4 के ऑप्शंस और 3 के ऑप्शंस है, सो कौन सी ऐसी चीज है जो कि एक्चुअली डुप्लीकेट सबमिशन है और कौन सी नहीं है। सो बिफोर वी मूव अहेड लर्नर्स, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। सारे इंपॉर्टेंट सेशंस जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम जनवरी के लिए हो रहे हैं, उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ लर्नर्स, हमारी फाउंडेशन बैच की क्लासेस भी जा रही हैं लाइव फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, और इन क्लासेस में आपको मिलता है कंप्लीट सिलेबस के बेसिस पर तैयारी कराई जाती है। आपको थ्योरी और पीवाईक्यूज की बुक्स मिलती है, और कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा आपको पीएचडी एडमिशन के लिए। और लर्नर्स, चूंकि आप जानते हैं एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, सो वी आर कमिंग अप विद पेपर 1 महा मैराथन जेआरएफ का पावर डोज ऑन कमिंग संडे, राइट। तो इस संडे को हम कवर करेंगे 10 यूनिट एक साथ। तो डू ज्वाइन मी and Preeti ma'am, wherein we are going to have a complete coverage of paper 1 on this Sunday. So learners, the correct answer for this is A. राइट, तो ए बी एंड सी। अब इसको एक बार समझ लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वहां आपको एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करना होता है, ठीक है, और वो एब्स्ट्रैक्ट एक बुक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट में पब्लिश हो जाती है, ठीक है, एक बुक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स में वो पब्लिश हो जाती है। क्या आप इस पेपर को दोबारा पब्लिकेशन में डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश हुआ है तो उसको हम डुप्लीकेट सबमिशन नहीं मानते। वो सिर्फ एक पैसेज है, वो एक छोटा सा पैराग्राफ है, 250 से 350 शब्दों का है। तो अगर आपने किसी टॉपिक पर एक पोस्टर प्रेजेंट किया, बिल्कुल आप उसको दूसरी जगह पब्लिशिंग करा सकते हैं। आपने किसी सेमिनार में अपना एब्स्ट्रैक्ट को प्रेजेंट किया तो भी करा सकते हैं। अगर आपने अपना एब्स्ट्रैक्ट को पब्लिश भी करा दिया तो भी आप उससे रिलेटेड पूरे पेपर को दोबारा से करा सकते हैं, और वो डुप्लीकेट सबमिशन में नहीं काउंट होता है। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जब हम पूरी की पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट को किसी पहले प्रोग्राम में पब्लिश करा चुके और उसको दोबारा से देते हैं, उसी को हम डुप्लीकेट सबमिशन मानते हैं। और इसी में से एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसपे मैंने एक वो भी बनाया था, वीडियो भी बनाया था, सलामी पब्लिकेशन। ठीक है, सलामी पब्लिकेशन क्या होता है? मान लीजिए मैंने एक बहुत बड़ा सा पेपर तैयार किया जिसमें क्वालिटेटिव डेटा भी है, क्वांटिटेटिव डेटा भी है, और मिक्स्ड अप्रोच भी है, और इसी एक पेपर को मैंने थोड़ा बहुत आगे का कंटेंट लेके थोड़ा सा ऐड करके इसके 4-5 पेपर्स बना दिए, राइट। तो इसको कहा जाता है सलामी पब्लिकेशन। हाउएवर, इसको बहुत अनएथिकल नहीं कंसिडर किया जाता है, बट आइडली वन शुड try to avoid it. So salami publication is basically slicing down of your scholarly content. All right, वो basically किया जाता है to increase the number of publications. So arrange the following steps involved in research process in correct order. Again a very common question जो कि आता ही आता है। इसमें options कई बार jumbled हो जाएंगे, कोई नए तरह से reframing कर दी जाएगी, but आपको इसका process के steps अच्छे से याद होने चाहिए। So collecting the data, reviewing the literature, reporting the research outcome, एक एक word पे ध्यान देना है, identifying the research problem and analyzing and interpreting the data. चूंकि हमें पता है जब हम रिसर्च की शुरुआत करते हैं तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पहला स्टेप है। देन हम उससे रिलेटेड क्या करते हैं? रिव्यू लिटरेचर को स्टडी करते हैं ताकि हम अपना एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बिल्ड कर सकें। उसी के अनुरूप हम कलेक्ट करते हैं डेटा और एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं डेटा, और फाइनली हम रिपोर्ट करते हैं हमारे रिसर्च का आउटकम, जिसको हम डिस्कशन में भी कैलकुलेट करते हैं। Next, in conducting an empirical study, a researcher employs a non-parametric test for data analysis and finds the statistics arrived is at significant 0.5 level. ठीक है, 0.05 लेवल पे significant है, significant हो चुका है। अब ये कौन सा डिसीजन लेगा? आपने एक एम्पेरिकल स्टडी की, यानी आपने एक ऑब्जर्व किया, आपने डेटा कलेक्ट किया, आपने उस पर पैरामेट्रिक की जगह नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाया। मान लीजिए आपने काई स्क्वायर लगा दिया, आपने एच टेस्ट लगा दिया, ठीक है, इस तरह के आपने स्पेयरमैन रैंक लगा दिया, किसी तरह का आपने नॉन पैरामेट्रिक लाइंस वाले टेस्ट लगा दिया, और आपने जो फाइंडिंग्स निकल के आई उसको आपने टेस्ट किया 0.5% पे, और आपका जो आउटकम है वो सिग्निफिकेंट है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। इसमें कौन सा डिसीजन बनेगा? आप रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, एक्सेप्ट करेंगे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को, कीपिंग द डिसीजन इन एबियंस, यानी कि आप दुविधा में रहेंगे, या आप अपनी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे।
So learners, the correct answer is 4, that is A and C. चूंकि आपका जो फाइंडिंग्स है वो 0.5 लेवल पे 0.05 लेवल पे सिग्निफिकेंट आ गया है, यानी कि आप खुशी से अपनी हाइपोथेसिस को यानी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को करेंगे एक्सेप्ट और नल हाइपोथेसिस को करेंगे रिजेक्ट, राइट? तो ये एक आइडियल कंडीशन होती है जो कि कोई भी रिसर्चर एक्सपेक्ट करता है कि उसका जो फाइंडिंग्स है वो 0.05% पे क्या हो, सिग्निफिकेंट हो। तो ऐसे तो हम 0.01 पे भी करते हैं, बट सोशल साइंस में इसका ज्यादा रेलेवेंस है, ये प्योर साइंसेस के लिए। मैंने ये थ्योरी काफी बार पहले भी कवर करा है, आई होप यू ऑल रिमेंबर। What is the critical difference between experimental and ex post facto research? Again, ये जो हमारे दो types of research है, इसमें एक thin line difference है, काफी चीजें similar है इन दोनों types of research की। तो कौन सा ऐसा critical difference है जो कि differentiate करता है कि experimental research क्या है और ex post facto research क्या है? So, क्या हम selection of sample की बात कर रहे हैं यहाँ? Causal connection between variables of study, use of research tools या control and manipulation of independent variable? ना जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं हम क्या करते हैं, हम आईवी को लेते हैं और डीवी को लेते हैं, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम करते हैं मैनिपुलेट और उसका प्रभाव देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। वही जब हम एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आफ्टर द फैक्ट या कॉजल कंपैरेटिव, तो हमारा जो काम रह जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो में वो सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन देखना रह जाता है, स्टडी करना रह जाता है। वही एक्सपेरिमेंटल में हमारे पास रहता है कंट्रोल और मैनिपुलेशन का पूरा पूरा कॉन्फिडेंस। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो कि एक्सपेरिमेंटल को एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च से डिफरेंशिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ट्रायंगुलेशन अप्रोच पे है, तो कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट अगर कर रहे हैं उसमें आप ट्रायंगुलेशन अप्रोच लगा रहे हैं, यानी कि कम से कम आप 3 मेथड से 3 डेटा सेट्स को आप क्रॉस चेक कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है, जो भी आपका टॉपिक ऑफ स्टडी है वो कितना ऑथेंटिक है। तो मान लीजिए यहाँ हमने एक टॉपिक देखा है कि पेरेंटल पार्टिसिपेशन ऑन एटीट्यूड एंड प्रॉब्लम्स। अगर हम ऐसा कुछ स्टडी करना चाह रहे हैं कि पेरेंटल पार्टिसिपेशन क्या रहता है इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड एंड प्रॉब्लम्स, तो इसको हम किस तरह से ट्रायंगुलेशन से कर सकते हैं, कौन से 3 ऐसे मेथड हैं जो कि ट्रायंगुलेशन में मदद करेंगे, कौन सी अप्रोचेस आएंगी? इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट, सोशियोमेट्री या फोकस ग्रुप डिस्कशन? So learners, the correct answer for this question is D. हम इंटरव्यू से ले सकते हैं, हम इंटरव्यू से पता कर सकते हैं लोगों का एटीट्यूड क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। हम ऑब्जर्वेशन से ले सकते हैं और फोकस ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि एक स्पेसिफिक ग्रुप को हमें फोकस करके उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। टेस्ट्स और सोशियोमेट्री ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं है और इसका कोई यहाँ रेलेवेंस नहीं बनता है। सो लर्नर्स, हमारी फाउंडेशन बैच की क्लासेस फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 इज गोइंग लाइव, और ये बिल्कुल फाउंडेशन से आपकी तैयारी कराई जाती है अपकमिंग जून 2025 एग्जाम के लिए। सो दिस इज द राइट टाइम, यू कैन गेट योरसेल्व्स एनरोल्ड एंड इन्वेस्ट योरसेल्फ सो दैट जून 2025 आपका हो जाए क्लियर, अगर आप कर रहे हैं जून 2025 की तैयारी। सो लर्नर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we are coming up with a power dose of paper 1 maha marathon this Sunday, so don't miss out on this important session जिसमें 10 यूनिट होंगे आपके तैयार। so ये 5 घंटे का सेशन चलने वाला है, तो don't miss and do attend. So learners, time for your homework question. Ideally, the research participant's identity is not known to the researcher. This is called, इसको क्या कहते हैं? आदर्श रूप से अनुसंधान प्रतिभागी की पहचान शोधकर्ता को ज्ञात नहीं होती, इसे क्या कहा जाता है? ये वर्ड्स कई बार हमें कंफ्यूज करते हैं और इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो एनोनिमिटी क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, डिसेप्शन क्या होता है, डिसेंटिसाइजेशन क्या होता है? सो इसका कौन सा सही आंसर होगा? डू गिव मी इन द कमेंट्स एंड डू लेट मी नो और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो यू वांट मी टू गिव यू अ क्विक रिविजन बिफोर योर एग्जाम्स. So thanks for watching everyone. Don't forget to like, share and subscribe this important subscribe our channel, and don't forget to like this important session, and please take note of my classes timing and do join my Telegram channel for all important updates. All the very best. Keep learning. Bye bye.